वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने हमारे जो सीरीज चल रहा है यानी कि तकनीकी विज्ञान का, यानी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे रेलवे के द्वारा अपकमिंग पेपर आप लोग का एएलपी होने वाला है, टेक्नीशियन होने वाला है, जेई होने वाला है। उसके साथ साथ और भी फ्रेंड्स आने वाले डेट में यानी 2025 में आप लोग के बीच में ग्रुप डी का पेपर होगा। तो उसी के बिहाफ से फ्रेंड्स मैं आप लोग के बीच में साइंस का स्पेशल क्लासेस लेके आऊँ जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। तो चलिए, इससे पहले देखे होंगे मैं 118 क्वेश्चन पूरे का 117 क्वेश्चन पूरे का पूरा मैं डिस्कस किया था। चलिए, आज से मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ यानी कि 118वें नंबर क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चंस का जो ऑपरेशन है वो काफ़ी खतरनाक रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ इसे सुनिएगा क्योंकि मैं ऑपरेशन में ही ज़्यादा कंसेप्ट दे रहा हूँ। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज रहा हूँ, पतली फिल्म पतली फिल्म के रंग किस कारण होते हैं, यानी थिल फिल्म के रंग किस कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा व्यक्तिकरण, क्या होगा, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ पे देख सकते हैं, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्रकाश के व्यक्तिकरण। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पतली फिल्म का जो रंग होता है वह प्रकाश के इंटरफेरेंस की वजह से होता है। क्लियर? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जल की सतह पर फैली हुई किरासन तेल की परत पर सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना प्रकाश के व्यक्तिकरण के उदाहरण है। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप लोग साबुन के बुलबुले का जो रंगीन जो कलर दिखाया था वो भी आप लोग को व्यक्तिकरण का ही सिद्धांत होता है। क्लियर है? तो ये आप लोग दो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति का या ग्रहण सालित्व निम्न होती है। यानी फ्रेंड्स, आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा, हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्य निम्न होती है, किसमें निम्न होती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका जो होता है जीरो होती है। क्या होता है? ये जीरो होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि शून्य होता है। क्या होगा? ये शून्य होगा। चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सक्सेसिबिलिटी यानी क्या होता है, यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। देखिए, किसी पदार्थ के लिए चुंबकीय तीव्रता तथा चुंबकीय बल का अनुपात सेंसिबिलिटी कहलाता है। क्लियर है? इसे के से डिनोटेट करते हैं। क्या कहते हैं? के से डिनोटेट करते हैं। इसका फार्मूला जो होता है, देखिए सबसे पहले चुंबकीय तीव्रता जिसे हम लोग आई से डिनोटेट करते हैं, बाय चुंबकीय बल जिसे हम लोग बोलते हैं एच। क्लियर है? इस टाइप से आप लोग को सूचित करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये होता है फ्रेंड्स। चलिए मैं बात करता हूँ आप लोग के बीच में चुंबकीय तीव्रता जिसे फ्रेंड्स आई से हम लोग डिनोट करते हैं। तो चुंबकीय तीव्रता यानी आई, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है इसका एसआई मात्रक था वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे पता करना पड़ेगा चुंबकीय तीव्रता या चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन लिख रहा। बल की माप ज्ञात की जाती है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा बल की माप न्यूटन के दूसरे गति नियम से प्राप्त की जाती है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, और ओरिजिनल लॉ ऑफ न्यूटन्स का अगर जो बोला था तो सेकेंड लॉ ऑफ को न्यूटन्स का ओरिजिनल नियम बोला था, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। तो देखिए, इससे आप लोग को बल की परिभाषा भी प्राप्त होती है और बल की परिभाषा प्रथम नियम से प्राप्त होती है, लेकिन एफ बराबर एम ए जो प्रूफ होता हुआ आप लोग का सेकेंड लॉ ऑफ नियम से प्राप्त होती है। तो राइट आंसर जो होगा बल का माप अगर बोलेगा तो न्यूटन का दूसरा गति नियम से प्राप्त होगा। क्लियर है? वही बल की परिभाषा अगर बोलते हैं तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से करते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ बल का जो ऐसा यूनिट होता है ऑलरेडी मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं इससे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि बल्ब न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मानव कौन थे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव जो थे यूरी गागरिन थे। कौन थे? यूरी गागरिन थे। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आता है कब गए थे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 1961 में यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए थे। वही फ्रेंड्स बात है नील आर्मस्ट्रांग के बारे में। तो चंद्रमा पर चढ़ाई करने वाले सबसे प्रथम मानव थे नील आर्मस्ट्रांग थे। क्लियर है? ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ फ्रेंड्स आप लोग को ये भी पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से निम्न प्राप्त होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स हम लोग को पता करना पड़ेगा सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से हम लोग इथेन इथेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? इथेन से। हम लोग इथेन का सूत्र जानते हैं क्या होता है, C2H6 होता है, C2H6, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 का, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने प्रथम बार संपन्न किया था। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने प्रथम बार हृदय प्रत्यारोपण का संपन्न किया था। तो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया, हृदय प्रत्यारोपण। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी रेडियो सक्रिय परिवर्तन निम्न है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, सभी रेडियो सक्रिय परिवर्तन
प्रथम कोटि क्रियाएं में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा प्रथम कोटि, यानी फर्स्ट ऑर्डर में होता है। तो अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए को क्लिक कर सकते हैं, प्रथम कोटि क्रियाएं में होते हैं। क्लियर है। चलिए इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानिए रेडियो सक्रियता। देखिए रेडियो सक्रियता की जो खोज किया था हेनरी बैकुरल के द्वारा किया था। हेनरी बैकुरल के द्वारा किया था। कब किया गया था ये भी आप लोगों को पता होगा, होपफुली आप लोगों को नहीं पता तो मैं जानिए हेनरी बैकुरल के द्वारा 1896 में किया था, 1896 में किया गया था। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग याद रखिए फ्रेंड, रेडियो सक्रियता तत्व से अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा किरण निकलती है। क्लियर है। चलिए अब इसके बारे में मैं आप लोगों को सबसे पहले अल्फा रे के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए मैं पूरा ऑपरेशन करूंगा। देखिए सबसे पहले अल्फा किरण के बारे में जानिए। अल्फा कण का वास्तविक जो द्रव्यमान होता है ये जानिए 6.64 इंटू 10⁻⁻24 होता है, यानी 10⁻⁻4 GM होता है। क्लियर है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा इसकी वेधन क्षमता बीटा और गामा किरण से कम होती है। इसकी वेधन क्षमता जो होती है बीटा और गामा किरण से कम होती है। क्लियर है। और इन किरणों पे +2 आवेश, +2 इकाई आवेश तथा +4 इकाई द्रव्यमान होता है। यानी फिर इसमें सबसे मेनली ये याद रखिए इसमें +2 इकाई आवेश होता है। देखिए प्लस टू इकाई आवेश होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग याद रखिए इसमें 4 इकाई द्रव्यमान होता है। ये आप लोग को फोकस करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ फ्रेंड चलिए मैं डिस्कस करता हूँ बीटा बीटा रे का भी, क्योंकि मैं डिस्कस पूरा करूंगा। सबसे पहले एक बीटा पर माइनस इकाई आवेश होता है। क्या होता है? माइनस इकाई -1 आवेश होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बीटा कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। क्लियर है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों को पता करना पड़ेगा बीटा किरण का अधिकतम वेग प्रकाश के वेग के करीब करीब होता है। क्लियर है। और बीटा किरण की वेदन क्षमता अल्फा किरण से ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा होता है गामा का। क्लियर है। उसके बाद होता है बीटा का होता है, फिर होता है अल्फा का होता है। क्लियर। ये आप लोगों को सीरीज याद रखिएगा। क्लियर है। वही बात करते हैं हम लोग गामा किरण का। तो फ्रेंड्स गामा किरण के बारे में जानिए। सबसे पहले ये किरण चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरती है, और इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा इसके साथ साथ याद रखिए इसकी वेदन क्षमता अल्फा बीटा की किरणों से अधिक होता है, यानी सबसे ज़्यादा इसी का होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो 125 नंबर, फेरक हाइड्रोक्साइड कलील को जमाने में केसीएल विद्युत अपघटन सबसे कम सहायक होता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केसीएल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवन यानी पोलराइजेशन प्रक्रिया किसका अभिलक्षण है? तो काफी तगड़ा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ प्रक्रिया प्रकाश तरंग का अभिलक्षण है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। पोलराइजेशन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा, यानी कि पोलराइजेशन प्रक्रिया प्रकाश तरंग का एक अभिलक्षण है। क्लियर है। ये आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 12th में था ये। चलिए थायोसल्फेट आयन में I2 के उपचयन करने पर निम्न प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो काफी फेमस क्वेश्चन ही है। तो ज्योति तीव्रता की इकाई जो होता है कंडेला होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? कंडेला। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को कर सकते हैं। तो ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? कंडेला होता है। क्लियर है। चलिए कंडेला के बारे में आप लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले याद रखिए कंडेला जो होता है एक मूल मात्रक है, यानी एक फंडामेंटल रैट्स होता है ये, सॉरी फंडामेंटल यूनिट होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। और ल्यूमेन जो होता है, चलिए मैं डिस्कस कर, देखिए ये जो ल्यूमेन आप लोग देख रहे हैं, ल्यूमेन जो होता है, ल्यूमेन होता है ज्योति फ्लक्स का ऐसे मात्रा। यानी फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन पूछता है ज्योति फ्लक्स का ऐसे मात्रा क्या होता है, तो ल्यूमेन होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ फ्रेंड्स लक्स के बारे में बोल रहा था। देखिए लक्स जो होता है यह आप लोग के ल्यूमिनेशन का मात्रा होता है, यानी इल्यूमिनेशन का मात्रक होता है। वही बात करते हैं वाट का। तो शक्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है? वाट होता है। होपफुली आप लोग को इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलिंग विलियन व बेंडिक्स विलियन का ग्लूकोज द्वारा अपचयन होने पर क्या प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा फेलिंग के बारे में बोल रहा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी Cu2O। देखिए क्लियर है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है क्या? मूव ऑन स्टडी। देखिए निम्नलिखित में कौन पदार्थ एक अस्थायी चुंबक है? यानी फ्रेंड्स कौन सा पदार्थ एक अस्थायी चुंबक के बारे में बोल रहा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो स्टील, स्टील एक प्रकार क्या है? एक अस्थायी चुंबक है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए मैं इस टाइप से याद किया राजस्थान है, तो इस टाइप से आप लोग याद किया। स्टील एक प्रकार क्या है? अस्थायी चुंबक है। क्लियर है। और वही बात करते हैं अस्थायी का, तो लोहा वगैरह जो होता है वह अस्थायी चुंबक होता है। क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ NaCl के निम्न विलयनों में किसकी विशिष्ट चालकता सबसे कम होती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा है तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 0.001 m होगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बकहोल्ज रिले का उपयोग होता है
तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, बकहोल रिलेज का प्रयोग जो होता है ट्रांसफार्मर में होता है। किसमें होता है? ट्रांसफार्मर में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, जिस ट्रांसफार्मर में तेल भरा रहता है उसी ट्रांसफार्मर में बकहोल रिले का प्रयोग होता है। क्लियर है? यानी तेल अगर भरा हुआ है तो उसी में प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, K3 ये आप लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग आ गया। तो फ्रेंड इसका आप लोग को निकालना, आयनों की संख्या निकालना। तो फुली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे तो इसका निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग भी जो बताना चाहता हूँ किस टाइप से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले पोटेशियम है, तो फ्रेंड्स पोटेशियम का 1 होता है, यहाँ पे इसका एटम कितना 3 है, तो 3 मैं लिख दिया हूँ प्लस। इसमें आप लोगों को Fe का निकालना है, तो चलिए इसका हम लोग x मान लिए। क्लियर है? और Cn का होपफुली आप लोग को पता होगा क्या होता है, -1 होता है। इसको 6 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। क्लियर है? अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करें, इसे सॉल्व करेंगे। तो 3 + x - 6 इक्वल टू हम लोग 0 करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर आएगा? 3 आएगा। तो फ्रेंड्स का राइट, हाँ, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 3। यानी कि अगर ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जो कि 3 दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्या लिख रहा है 134 का, तो क्या लिख रहा है, बकहोल रिले का उपयोग होता है। तो ऑलरेडी वही मैं बताया था, तेल भरे ट्रांसफार्मर में होता है। किसमें होता है? तेल भरे ट्रांसफार्मर में होता है। क्लियर? ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा, बैंड वर्णक्रम यानी बैंड स्पेक्ट्रम किसके द्वारा उत्पन्न किया था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड्स आप लोग याद कीजिएगा, बैंड वर्णक्रम यानी कि बैंड यानी बैंड स्पेक्ट्रम जो होता है वह मरकरी द्वारा उत्पन्न होती है, यानी Hg, मरकरी यानी Hg द्वारा होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज तल में रखी हुई एक तार की लूप में से एक क्षण चुंबकीय चुंबक को नीचे की ओर गिराया जाता है, तो चुंबक का त्वरण क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जी से कम होगा, जी से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, ध्वनि का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2 होता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं। फिर से मैं लिख देता Na2CO3 × 10H2O होता है, ये आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है? अधोनी का सोडा को हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। क्लियर है? और यह कपड़ा साफ करने में, कठोर जल को मृदु जल बनाने में उपयोग किया जाता है। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को पता करना पड़ेगा, देखिए इसमें कुछ फॉर्मूला लिखा है, चलिए उसके बाद देखिए Na2CO3 10H7H2O, तो Na2 ये फेरस सल्फेट का होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एल्कोहलिक क्षारीय विलयन का एल्काइल हेल्डाइड में क्रिया मुख्य रूप में होता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि प्रतिस्थापन होगा। क्लियर है? देखिए 2 पेंटेनॉल व 3 पेंटेनॉल में निम्न द्वारा अंतर किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आयोडोफॉर्म प्रतिक्रिया के द्वारा दोनों में डिफर को मेजर किया जाता है। क्लियर है? और फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आयोडोफॉर्म क्या होता है, यह पीले रंग का रवेदार पदार्थ होता है जिसमें एक तरह का गंध होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी सान्यता यानी विस्कोसिटी सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मरकरी, मरकरी में सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले विस्कोसिटी होता है क्या। तो विस्कोसिटी तरल का वह गुण है जिससे वह अपनी भिन्न भिन्न परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है, और उसे एक तरल का सान्यता कहते हैं। याद रखिएगा। और द्रव्यों में सान्यता अणुओं के मध्य सहसंजक बलों के कारण होती है, यानी इसमें जो बल लगता है कोहेशन बल, यानी सहसंजक बल लगता है। ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, यानी कि पानी जो होता है वह कोहेसिव कारण जमा होता है। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक पानी के भाप में वाष्पित होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पेरा नाइट्रोफिनॉल। पेरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है वह यौगिक पानी में वाष्प के रूप में वाष्पित होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं फेनॉल। तो फ्रेंड्स फेनॉल का आप लोग सूत्र जानते हैं, देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइएगा, यहाँ पे आप लोग को OH देना पड़ेगा, ये होता है फेनॉल का स्ट्रक्चर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था। तो मेरा ऑपरेशन का क्लास देखे होंगे तो आप लोगों को काफ़ी फ्रूटफुल हुआ, हेल्पफुल हुआ होगा। तो रेडियो सक्रियता की खोज किया था बैकुरल के द्वारा किया गया था, बैकुरल के द्वारा किया गया था। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, मैडम क्यूरी ने पोलोनियम, मैडम क्यूरी ने पोलोनियम, देखिए पोलोनियम की खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था। ये भी आप लोगों को पता करना पड़ेगा।
और मैडम क्यूरी तथा उसके पति पेरी क्यूरी ने रेडियम की खोज किया था। अगर रेडियम की बात करते हैं तो मैडम क्यूरी तथा उसके पति पेरी क्यूरी ने रेडियम की खोज किया था। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स रदरफोर्ड ने नाभिक तथा नाइट्रोजन की खोज किया था। और रंजन ने, आप देखिए रंजन की बात करते हैं तो एक्स किरण की खोज किया, किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, सॉरी रंजन ने किया था। और रदरफोर्ड ने किसका किया था? मैं भी आप लोगों को डिस्कस कर दिया, नाभिक और नाइट्रोजन गैस का। और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने किया था, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था। ये सारी चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निष्क्रिय गैस जिसकी खोज पृथ्वी पर होने से पहले सूर्य में हुई थी निम्नलिखित है। तो फ्रेंड्स होपफुली आप लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर हीलियम होगा। तो हीलियम एक निष्क्रिय गैस है जिसकी खोज पृथ्वी पर होने से पहले सूर्य में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? काफी फेमस क्वेश्चन है ये। तो हाइड्रोजन का आविष्कार देखिए जेम्स कैवेंडिश ने किया था, यानी हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में किया था। हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में किया था। और ऑक्सीजन का खोज अगर बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का खोज किया था प्रिस्टले ने किया था। वही बात करते हैं फ्रेंड्स बॉयल का, तो देखिए ये बॉयल्स लॉ होता है, यानी कि बॉयल्स लॉ अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बॉयल्स के द्वारा गैसीय नियम का प्रतिपादन दिया गया था। वही बात करते हैं हाइड्रोजन बम का, तो हाइड्रोजन बम का खोज किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। ये सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए ये न्यूमेरिकल को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहा हूँ। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है? प्राकृतिक रबर का पॉलीमर होता है। तो प्राकृतिक रबर किसका पॉलीमर होता है? तो होपफुली आप लोगों को मैं हमेशा ऑपरेशन बताता हूँ, आइसोप्रीन का होता है। किसका होता है ये? आइसोप्रीन का होता है। पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा किस प्रक्रिया में पहुंचती है? काफी फेमस क्वेश्चन ये। तो पृथ्वी पर सूर्य का ऊष्मा जो होता है रेडिएशन यानी विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। विकिरण विधि जिसे हम लोग बोलते हैं रेडिएशन भी बोलते हैं। काफी फेमस क्वेश्चन है। क्लियर है? अब देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा जिस विधि से जाती है उसे ऊष्मा का संचरण कहलाता है। और ऊष्मा का संचरण का कुल 3 विधि होता है। कितना होता है? 3 होता है। पहला होता है फ्रेंड्स परिचालन जिसे बोलते हैं कंडक्शन। क्लियर है? सेकेंड होता है परिवहन जिसे बोलते हैं कन्वेक्शन। और थर्ड होता है विकिरण होता है। ये चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह क्या है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह होता है इसके लिए आप लोग याद कीजिएगा। देखिए पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह होता है फ्रेंड्स आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका राइट आंसर आप लोग कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए 149 है। तो देखिए शुक्र कीजिए, पृथ्वी याद करें यानी शुक्र होता है। क्या होता है ये? शुक्र होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो सबसे पहले आप लोग को यूरिया का सूत्र लिखना पड़ेगा। क्या होता है आप लोग को होपफुली मैं आप लोग को बताता NH2CO NH2 होता है। क्लियर है? अब इसी में बोला नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन की मात्रा जो होता है 46% होता है। कितना होता है ये? 46% होता है। क्लियर है? तो 46.66 पूरा का पूरा होता है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिख रहा है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्वेश्चन क्यों चल चुके हैं। नेक्स्ट, सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट ग्रह क्या है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को सौर मंडल में सूर्य के सबसे जो निकट ग्रह है सुब्बू याद किया, यानी कि बुध ग्रह। क्या होगा ये? बुध ग्रह होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समान पदार्थ के बने निम्न गर्म वस्तुओं में से कौन सी वस्तु सबसे आखिरी में गर्म होती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो लिख रहा है देखिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ठोस गोलक। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं ठोस गोलक सबसे लास्ट में। देखिए समान पदार्थ के बने निम्न वस्तुओं में से ठोस गोलक सबसे आखिरी में ठंडी होगी, क्योंकि विकिरण द्वारा उष्मा हानि की दर पृष्ठ के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पृथ्वी अपने त्रिज्या के मान से दुगनी विस्तृत होती है तो दिन में कितने घंटे का होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जब पृथ्वी अपने त्रिज्या के मान के दुगने विस्तृत हो गया तो दिन में घंटों की संख्या होगा 48 घंटा होगा। कितना होगा? 48 घंटा होगा। चलिए ये हो गया आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। निम्नलिखित में कौन ध्रुवन पूर्णांक है? तो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड होगा। लैक्टिक एसिड एक आप लोग को ऑप्टिकली एक्टिव होता है। चलिए ये 154 नंबर क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। क्लियर है? क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ अलग मैटर में है। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा 154 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा जिसका अधिकतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन विन्यास 4f1 है? तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को 4f1 के बारे में पता करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता करना पड़ेगा। तो 4f1 देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे देखिए ट्रिक में पता है 19 होता है और ये कितना होता है 58।
यानी कि 58 किसका होता है, 58 आप लोग का सामने होता है, 58 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर सकते हैं। जो कि देखिए सीरियम, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f1 होता है जिसकी परमाणु संख्या 58 होता है। और सीरियम का जो संकेत होता है Ce होता है, क्या होता है, Ce होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा इसका परमाणु संख्या का जो मान होता है 58 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जब कीजिएगा तो देखिए सबसे पहले जीनोन आप लोग लेते हैं, यानी जो कि 50 जीनोन लेना पड़े, जो कि अब इसके साथ साथ आप लोग क्या करना पड़ेगा, 4f1 लिखना, क्या लिखिए 4f1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखते हैं क्या लिख रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं फ्रेंड्स, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फेमस क्वेश्चन है ये, चलिए इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो बॉल पेन कैपिलरी एक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि केशिका तो एम्प्रिस तनाव पे कार्य करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखते हैं। देखिए ग्लूकोमा नामक रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता हो ग्लूकोमा नामक रोग का संबंध जो होता है, ग्लूकोमा जो होता है वो आंख से संबंधित होता है। किससे होता है ये, आंख से संबंधित होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए उस तापमान का मान जिस पर विभिन्न दबावों पर गैस आदर्श गैस का नियमों का पालन करती है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए 158 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, सी होगा, सामान्य तापमान होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक वर्ण रंग के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड इसके लिए आप लोग याद कर लिए नीला, क्या याद करिए, नीला, नी हा ला, नीला। तो नी से होता है नीला, हा से हरा, ला से लाल होता है, इसे बोलते हैं। तो अगर आप लोग ऑप्शन देखते हैं तो नीला हरा लाल, ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं। क्लियर है। चलिए डेसिबल किसे कहते हैं, काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड्स डेसिबल के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। डेसिबल तो ध्वनि के, देखिए डेसिबल जो होता है आप लोग को मैं इससे पहले भी बताया था। चलिए मैं ऑपरेशन कुछ करना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए ऑपरेशन कुछ करता, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं ऑपरेशन नहीं किया था, इसके बारे में ऑपरेशन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले उस तापक्रम का, देखिए ऑप्शन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 158 बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले फिर आइडियल गैस इक्वेशन आप लोग को जानना पड़ेगा, क्या होता है पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, जहाँ पी क्या होता है गैस का दाब होता है, भी होता है गैस का आयतन होता है, एन होता है गैस के अणुओं की संख्या होता है, आर होता है गैस स्थिरांक होता है, टी क्या होता है परम तापमान होता है। इसमें पहला नियम से आप लोग को बॉयल्स लॉ पढ़ना पड़ता है। क्या नियम पढ़ना है, बॉयल्स लॉ। तो ये आप लोग पढ़े होंगे। बॉयल्स लॉ याद करने के लिए आप लोग क्या कीजिए, देखिए इसके लिए मैं ट्रिक याद किया हूँ, बात क्या याद किया हूँ, देखिए बात, यानी बॉयल्स लॉ में ता से तापमान, तापमान क्या होता है कांस्टेंट होता है। यानी फ्रेंड्स जैसे हम लोग को जानते हैं पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, क्या होता है ये एनआरटी होता है। क्लियर है। इसमें आप लोगों को तापमान को कांस्टेंट रखना है, यानी कि देखिए मैं तापमान को कांस्टेंट रखना है, इससे साइड कर दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप राइट क्लिक किया तो पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाए 1/v हो जाएगा। तो यानी पहला का फॉर्मूला आप लोग का ये होगा, पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ये हो गया आप लोग का बॉयल्स लॉ नियम हो गया। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ चार्ल्स का नियम के लिए। तो चार्ल्स थ्योरम, देखो चार्ल्स लॉ ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। तो चार्ल्स नियम के लिए मैं आप याद किया हूँ, चांद याद किया हूँ, क्या याद किया हूँ, चांद। तो देखिए चार्ल्स से दास होता है द्रव्यमान, क्या होता है ये, सॉरी दास होता है दाब, यानी कि प्रेशर। तो प्रेशर को आप लोग को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। देखिए आप लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी रखते हैं, एनआरटी लिखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो है पी यानी प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो क्या होगा, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टी आ जाएगा। यानी ये आप लोग को भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा। क्लियर है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये दोनों नियम मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है। इसके बाद आता है परम ताप। तो वैसा ताप जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन सैद्धांतिक रूप से शून्य हो जाता है उसे बोलते हैं परम ताप पे बोलते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। इसका जो वैल्यू होता है -273 डिग्री, देखिए -273 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 0 केल्विन, ये दोनों आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए आप लोगों को 3 यूनिट्स के बारे में याद करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल याद करना पड़ेगा वायु दाब, वायुमंडलीय दाब को मापता है बैरोमीटर। उसी प्रकार जो आपके घर में जो सिलेंडर आता है उसके दाब को मानता है मैनोमीटर मापता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स स्फेगनोमीटर, तो स्फेगनोमीटर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए किस चीज़ को मापता है, क्योंकि फेमस क्वेश्चन है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो क्या था ये, प्राथमिक रंग कौन सा, तो नीला मैं बताता, नीला हरा लाल। चलिए इसके बारे में कुछ एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता, देखिएगा लाल हरा नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। क्लियर है। इसी से फ्रेंड्स मैं आप लोग को कुछ कन्फ्यूजन में कन्फ्यूजन को मैं दूर करता हूँ। देखिए अगर आप लोग के पीछे देखिए, एक होता है पीला, क्या होता है ये पीला, फिर होता है मैजेंटा, देखिए मैजेंटा तो मेरे पास कलर नहीं, चलिए मैं रेड को ही मान लेता। देखिए एक होता है मैजेंटा, ठीक है, और एक होता है पीकॉक। ये तीनों कलर जो होता है, ये तीनों कलर बोलते हैं द्वितीय रंग, यानी पीला मैजेंटा और पीकॉक रंग को द्वितीय रंग कहते हैं। और द्वितीय रंग दो प्राथमिक रंगों से मिलकर बनता है। चलिए मैं इसके बारे में एक कंसेप्ट आप लोगों को देना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक
ट्रायंगल को शो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कलर को मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजिंग जरा सा भी ना हो। मैं यहाँ पे जो कलर लेता हूँ, सबसे पहले फेवरेट मैं कलर ले लेता हूँ, ब्लैक ले लिया हूँ। ब्लैक तो वैसे फेवरेट नहीं, फिर भी ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, मैं जो दिख रहा हूँ ध्यान देखिएगा। सबसे पहले 3 कलर है, देखिए यहाँ पे कौन सा कलर लिया हूँ, लाल। क्या लिया है, लाल लिया हूँ। क्लियर है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं हरा ले रहा हूँ, देखिए हरा, तो हरा मैं यहाँ पे लिया हूँ। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लाल, एक और क्या बच गया, नीला, नील से नीला, तो यहाँ पे नहीं लिया हूँ नीला। देखिए ये 3 कलर आप लोगों का था प्राथमिक कलर। अब देखिए इसके कॉम्बिनेशन से रंग बनेगा। देखिए मैं बनाने स्टार्ट करो। सबसे पहले लाल और हीरा, सॉरी देखिए लाल और हरा, यानी हरा और लाल अगर मिलता है तो यहाँ से बनता है पीला। क्या बनता है, ये पीला। तो हरा और लाल किससे बनता है, देखिए लाल से लाल खाता है ना, तो लाल याद रखें। पीला और हरा किससे बनता है, हरा और लाल से बनता है पीला। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। उसी प्रकार मैजेंटा, तो मैजेंटा के लिए मैं कलर को चेंज कर देता हूँ। देखिए लाल और नीला, लाल और नीला बनता है तो यहाँ बनता है मैजेंटा। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, लाल और नीला बनने से मैजेंटा बनता है। वही बात करते हैं हरा और नीला, तो हरा और नीला बनने से बनता है पीकॉक। क्या बनता है, ये पीकॉक। मैं बनाता हूँ, पीकॉक नीला बनता है, तो यहाँ पहले लिख देता हूँ पीकॉक नीला बनता है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है। और वही फ्रेंड्स अगर तीनों कलर को मैं मिला देता हूँ, या तीनों कलर को या सभी कलर को एक साथ मिला देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कौन सा कलर बना है, मैं सफ़ेद लिख देता हूँ। ये क्या, सफ़ेद कलर बन रहा। चलिए मैं यहाँ भी मैं रेड कलर का यूज करता हूँ, सफ़ेद लिख देता हूँ। क्लियर है, ये होता है, आप लोग को याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। डेसिबल किसे कहते हैं, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताया था, ध्वनि के स्तर की माप का, ध्वनि के स्तर की माप को डेसिबल से हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि धीमी या प्रबल सुनाई देती है उसे बोलते हैं ध्वनि की तीव्रता। यानी कि ध्वनि का वह लक्षण जिसकी वजह से ध्वनि धीमी या अधिक सुनाई देती है उसे बोलते हैं ध्वनि की प्रबलता। और ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग ऐसा ही मात्रक जो यूज करते हैं उसे बोलते हैं मैक्रो वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी कि मैक्रो वाट पर मीटर स्क्वायर, मैक्रो वाट पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिबल कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिबल कहते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड्स आप लोग याद रखना पड़ेगा, ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। चलिए इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। पहला जो निर्भर करता है आयाम पर, देखिए मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनेगा। पहला जो निर्भर करता है आयाम का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। कंपन विस्तार अधिक होने पर ध्वनि की तीव्रता भी अधिक होती है। यानी कि ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। पहला याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता, तीव्रता यानी इंटेंसिटी। तो देखिए पहला याद रखिएगा फ्रेंड, ध्वनि की तीव्रता, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ये करना पड़ेगा। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, जहाँ आई होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ए होता है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड होता है। क्लियर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को याद करना पड़ेगा स्रोत से बिंदु की दूरी। स्रोत से बिंदु की दूरी बढ़ने पर तीव्रता बहुत तेजी से घटती है। किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्रोत से उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि इसका कहा जाए तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए माध्यम के घनत्व पर भी निर्भर करता है। यानी माध्यम की घनत्व अधिक रहने पर ध्वनि की तीव्रता अधिक और कम रहने पर कम होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि माध्यम का घनत्व अगर अधिक है तो अधिक होगा, कम है तो कम होगा। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग को रेजोनेंस पे भी ध्यान करना पड़ेगा। तो वस्तुओं की उपस्थिति पर स्रोत के समीप अनुनादी वस्तुओं के रहने पर ध्वनि की तीव्रता बहुत बढ़ जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा फ्रेंड्स। द्रव या पदार्थ, देखिए द्रव या पदार्थ और ऊर्जा के बीच आपसी संबंध के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने भविष्यवाणी की थी। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, द्रव या पदार्थ या ऊर्जा के बीच आपसी संबंध को सर्वप्रथम आइंस्टीन ने, जिसे बोलते हैं आइंस्टीन लॉ, आइंस्टीन ने 1905 में, यानी इसका नियम क्या था, E=mc², या 1905 में दिया था, 1905 में दिया था। ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है। देखिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन का पदार्थ ऊर्जा समीकरण ये था, E=mc²। जहाँ पर ई आप लोग का एनर्जी था, एम क्या था, मास ऑफ मैटर था, सी क्या था, प्रकाश का वेग था। और प्रकाश का वेग कितना होता है ये भी आप लोग को पता होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले यहाँ फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाह रहा है गैल्वेनोमीटर। देखिए यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। क्लियर है। और इसकी सहायता से एक एम्पियर, यानी कि देखिए 1 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर तक की धारा मापी जा सकती है। यानी कि बहुत ही कम धारा के एम्पियर को मापा जाता है गैल्वेनोमीटर से। और यह परिपथ के साथ साथ हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। किस क्रम में जुड़ा होता है, ये श्रेणी
क्रम में जुड़ा था, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को जाना पड़ेगा एमीटर के बारे में। देखिए आमीटर क्या होता है, एक ऐसा, देखिए एक होता है आमीटर। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ आमीटर के बारे में। देखिए आमीटर क्या होता है, आमीटर इसका उपयोग उच्च विद्युत धारा को मापने में करते हैं, यानी आमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं उच्च विद्युत धारा को मापने में। ठीक है। वही बात करते हैं गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं एक माइक्रो यानी 10⁻⁻, यानी निम्न विद्युत धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड ये भी याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए एक निम्न प्रतिरोध का तार, जिसे संट कहते हैं, का उपयोग हम लोग समांतर क्रम में करते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, और किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। और फ्रेंड्स अगर वही क्वेश्चन आता आदर्श एमीटर के, तो आप लोग मार दिए शून्य, लेकिन वही बोलता आदर्श वोल्ट मीटर के लिए कितना होता, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ आदर्श वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध का जो मान होता है वह इन्फिनाइट होता है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बनती है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड की प्राप्ति होती है, यानी N2O। देखिए इसका राइट आंसर होगा N2O, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। और फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए नाइट्रस ऑक्साइड को हंसी उत्पन्न करने वाली गैस या लाफिंग गैस भी कहते हैं। क्लियर है। और लाफिंग गैस का उपयोग बेहोशी करने में भी हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक द्रव्य का बूंद कई छोटे छोटे बूंदों में विभक्त होता है, इसकी पृष्ठ ऊर्जा क्या होगी, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक द्रव्य की बूंद कई छोटे छोटे बूंदों में विभक्त हो जाती है, तो छोटे बूंदों की पृष्ठ ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या होगी, ये बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, मार्स गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो फ्रेंड्स आप लोग को होपफुली पता होगा मार्स गैस का जो मुख्य अवयव जो होता है वह मीथेन वाला होता है, यानी कि CH4 होता है, CH4 होता है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को पता करना पड़ेगा बायोगैस में 65%, देखिए 65% जो होता है वह मीथेन गैस होता है। बायोगैस में 65% क्या होता है, मीथेन गैस होता है। बायोगैस जलने पर धुआं उत्पन्न नहीं करता है और CFC फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिख रहा है, देखिए ट्राइड के, देखिए ट्राइड के वोल्टेज में बढ़ाव किन पर निर्भर करता है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ट्राइड का वोल्टेज में का बढ़ाव प्लेटों के विभव पर निर्भर करता है, तो प्लेटों के विभव पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ट्राइड में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें पहला होता है कैथोड, दूसरा होता है ग्रिड होता है और तीसरा होता है एनोड का बना होता है। क्लियर है। चलिए इसके बारे में आप लोगों को देखिए सबसे पहले फिगर बाय द फिगर बताना चाहता हूँ। देखिए ये आप लोगों को फिगर रूप में बताता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजिंग ना हो। देखिए इस टाइप से ये होता है। क्लियर है। अब देखिए मैं पूरा का पूरा फिगर को ड्रेव कर देता हूँ। देखिए इस टाइप से आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रेंड ये जो होता है इसे लोग बोलते हैं प्लेट, क्या बोलते हैं ये जो बीच वाला पार्ट इसे बोलते हैं प्लेट बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट इसे लोग बोलते हैं कैथोड, क्या बोलते हैं ये कैथोड बोलते हैं। और सबसे लास्ट में यानी कि देखिए इस टाइप से आप लोग को जो होता है इसे बोलते हैं हीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हीटर बोलते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग का ये जो बीच में ही चल इसे बोलते हैं ग्रिड बोलते हैं। ये आप लोग को चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और फ्रेंड्स ये भी आप लोग को याद करना, ट्राइड्स को ट्राइड वॉल भी कहते हैं। इसी में आप लोग का ऑसिलेटर और एम्पलीफायर का यूज किया था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं कहाँ तक चले गए थे। अभी हम लोग यानी 166 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए 167 करते हैं। फ्रेडल क्राफ्ट प्रक्रिया में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग होता है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेडल क्राफ्ट प्रक्रिया में लिविस अम्ल द्वारा उत्प्रेरित एरोमेटिक यौगिक में एल्कीकरण या फिर इमल्सीकरण का प्रयोग होता है, यानी कि राइट आंसर आप लोग क्या कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का यूज होता है। एक भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर किस तरह भ्रमण करता है, काफी फेमस क्वेश्चन है ये। तो एक भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। ये काफी फेमस क्वेश्चन है। क्लियर है। और फ्रेंड्स होपफुली आप लोगों को पता होगा भू स्थिर उपग्रह क्या होता है, यह एक ऐसा उपग्रह है जिसका परिक्रमण काल 24 घंटा अर्थात पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, जो पृथ्वी तल से 36,000, देखिए 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहकर पृथ्वी के अक्ष पर लंबवत तल पे रहता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए 169, तो फ्रेंड इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका वैल्यू, ये क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं इसका आंसर केवल बताऊँ x/25 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें बहुबंधन नहीं है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी N2H4 होगा, N2H4 होगा। चलिए इसके बारे में मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को HCN के बारे में जानना पड़ेगा। तो HCN के बारे में अगर आप लोग निकालते हैं तो इसमें 3 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। देखिए HCN है तो C में ली दिए, H ली दिए, यहाँ पे N ली दिए। क्लियर है। अब देखिए ऑलरेडी आप लोग पता है कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना।
और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड दीजिएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दीजिएगा, यहाँ से आप लोग समझौता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, तो देखते हैं क्या लिख रहा है ये। एनी, क्या लिखा है, एनी साइक्लिक यौगिक का एक उदाहरण है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स एनी साइक्लिक यौगिक का एक जो उदाहरण है उसे हम लोग बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का सूत्र लिखिएगा C5, देखिए C5 कीजिएगा H12 कीजिएगा, C5H12, साइक्लोहेक्सेन गलत हो जाएगा ये, साइक्लोहेक्सेन तो यानी C6 कीजिएगा H10 लिखिएगा, ये होगा यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। हरा बल्ब लगे हुए कमरे में लाल कपड़ा किस तरह का दिखाई देगा। तो मैं आप लोगों को क्या बोला, हरा और लाल। देखिए हरा बल्ब लगे हुए कमरे में लाल कपड़ा किस तरह दिखाई, तो काला दिखाई देगा। क्या दिखाएगा, काला। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, विभिन्न वस्तुओं पर भिन्न भिन्न रंग डालने पर निम्न दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपर सल्फेट में जली बिजली में नीले लिप्स को निम्न में से लाल रंग करता है, कौन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्स किरण में किन कणों का बौछार होता है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, एक्स किरण में यानी एक्स किरण में देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का बौछार होता है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा एक्स किरण की खोज किसने किया था। तो एक्स किरण की खोज 1895 में रोंजन ने किया था। क्लियर है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से एक उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड के बारे में बताना। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को इसका राइट आंसर जानिए, देखिए ZnOH होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एम्फोटिक सब्सटेंस वैसा पदार्थ को कहते हैं जो अम्ल तथा क्षार दोनों जैसा आचरण करता है। क्लियर है, तो इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग लिखिएगा तो पहला लिखिएगा H2O यानी कि जल हो गया। इसके साथ साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को ZNO लिख सकते हैं। क्लियर है, इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को CH3OH कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए ना, किस ताप पर पानी का घनत्व उच्चतम होता है। तो मैं आप लोगों को हमेशा बताते रहता हूँ फ्रेंड, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। क्लियर है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे कम होता है। देखिए आप लोग को मैं एक ट्रिक बताऊँ, देखिए आयत इस टाइप से कीजिए, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 4 कीजिएगा, यहाँ पे इन्फिनाइट चला। देखिए ये मैं भी लिख रहा हूँ, 20 पर क्या आयतन होता है। देखिए सबसे पहले देखिए ये डिक्रीज कर रहा है, देखिए ये ट्रिक है ये मेरा, यहाँ से जा रही है। तो फ्रेंड्स आयतन के बारे में बोले, भी से क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो आयतन देखिए 0 से लेकर अगर 4 तक आता तो सबसे पहले कम होता, सबसे कम 4 पे होगा, वही 4 से अधिक होगा तो यहाँ पे बढ़ेगा। क्या होगा, ये बढ़ेगा, ये कंडीशन होता है। क्लियर है, चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के बीच बताया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो क्या लिख रहा है, कौन सा तत्व जिसकी संयोजकता परिवर्तनशील है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर देखिए आप लोग का 177 में आ चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बोरियम। क्या होगा, बोरियम, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी दिया है। तो बोरियम तत्व का संयोजकता परिवर्तनशील होता है। ठीक है, चलिए अब इसका रीजन मैं बताना चाहता हूँ। देखिए देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को बोरियम के ऑलरेडी बोरियम के बारे में पता होगा। तो बोरियम क्या होता है, एक ऐसा तत्व है तो जो आप लोग का डी ब्लॉक में स्थित होता है। किसमें होता है, ये डी ब्लॉक में स्थित होता है। इस वजह से इसका यानी फ्रेंड्स बेरियम होता है, इसलिए इसका क्या होता है, हमेशा संयोजकता घटती बढ़ती रहती है। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये, फारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान क्या होता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो फारेनहाइट स्केल पर परम शून्य तापमान का जो वैल्यू होता है, इसे सॉल्व कीजिए तो -459.4 डिग्री फारेनहाइट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, जो देखते हैं क्या लिख रहा है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया किससे संबंधित होता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया वनस्पति द्वारा संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ।